जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों हमारी आज की क्लास। बच्चों यदि हम बात करें तो हमारी आज की क्लास जो होने वाली वो होने वाली है हमारी तंत्रिका तंत्र, जिसे कि हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। बच्चों यदि हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम वह सिस्टम होता है या वह तंत्र होता है जो कि प्यारे बच्चों हमारे शरीर में होने वाली सारी गतिविधियों, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यानी कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से, अलग अलग ऑर्गन से जो हमें मैसेज मिलता है उस मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और उस ब्रेन से जो सिग्नल आया उन मैसेज को वापस से हम हमारे नर्वस सिस्टम उन सिग्नल्स को वापस अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यदि सर हम बात करें बच्चों तो अभी हमने कोशिका पढ़ लिया है, हमने मानव रोग भी पढ़ लिया है, हमने स्वास्थ्य और पोषण पढ़ लिया है, विटामिन पढ़ लिया है, अनुवांशिकी पढ़ लिया है, श्वसन तंत्र पढ़ लिया है, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, और हमारी आज की क्लास होने वाली बच्चों तंत्रिका तंत्र पर। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता बच्चों, तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो प्यारे बच्चों यदि हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हमारी न्यूरॉन्स होती है। यही कोशिका शरीर में संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं प्यारे बच्चों, न्यूरॉन्स एक मैसेज को शरीर के एक अंग से ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं प्यारो, तो ये हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, मस्तिष्क भी इसका सही आंसर नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड भी इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी न्यूरॉन्स, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। हमारा न्यूरॉन जो होते हैं प्यारे बच्चों हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी या सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो मसल सेल भी इसका सही आंसर नहीं है, रक्त कोशिका भी छोटी होती है, अस्थि कोशिका भी छोटी होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है हमारी तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क या ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? प्यारे बच्चों जब इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो सेरेबेलम भी इसका सही आंसर नहीं है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी इसका सही आंसर नहीं है, मिड ब्रेन भी इसका सही आंसर नहीं है। प्यारे बच्चों सेरिब्रम जो होता है हमारा, जिसे हम ब्रह्म मस्तिष्क कहते हैं, सेरिब्रम प्यारे बच्चों हमारे ब्रेन का या हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी सेरिब्रम सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, शरीर का संतुलन यानी कि बैलेंस बनाने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द बैलेंस इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में जितने भी अंगों के बीच में बैलेंस बनता है प्यारे बच्चों, उन बैलेंस बनाने के लिए हमारा कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो हमारा सेरिबेलम, जिसे हम सेरिबेलम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों सेरिबेलम का सबसे मुख्य कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाना, इसी के साथ मांसपेशियों का संवहन, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, वो करना, और चलना फिरना जो हम करते हैं उसे नियंत्रित करना। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का सेरिबेलम वाला भाग प्यारे बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन भी कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? सभी प्यारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि हमारे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। यदि हम ग्राम की बात करें प्यारे बच्चों तो मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। एक स्वस्थ मानव के मस्तिष्क या ब्रेन का जो वेट होता है प्यारे बच्चों होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक मानव मस्तिष्क का औसतन वजन होता है प्यारे बच्चों वो हमारा 1.3 से लेकर 1.4 किलोग्राम तक, यानी कि 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, श्वसन और हृदय गति जैसी अनिच्छिक
अनिच्छिक क्रियाओं की बात करें प्यारे बच्चों, तो जिसे हम हमारी इच्छा से नहीं करते हैं। श्वसन और हृदय गति जैसी अनिच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? अनिच्छिक क्रियाएं यानी कि वो क्रियाएं जिन्हें हम हमारी इच्छा से नहीं करते, जो कि अपने आप होती है। तो इन क्रियाओं को कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, जब इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो सेरिब्रम इसका सही आंसर नहीं है, थैलेमस भी नहीं है, मेरुरज्जु भी नहीं है। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों मेडुला ओब्लोंगेटा। प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आप याद रखिएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा जो था प्यारे बच्चों, वह श्वसन तथा हृदय गति जैसी एक्टिविटीज को मेंटेन या कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बी मेडुला, जिन भी प्यारे बच्चों ने मेडुला ओब्लोंगेटा कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप। विच ग्लैंड्स कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर? हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? प्यारे बच्चों, जब इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि इसका सही आंसर नहीं है, थायराइड भी इसका सही आंसर नहीं है, एड्रिनल भी इसका सही आंसर नहीं है। हाइपोथैलेमस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। हाइपोथैलेमस जो था प्यारे बच्चों, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा आप, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है, उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख को मेंटेन करना, ठीक है, प्यास को मेंटेन करना, और हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल या नियंत्रित करना। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित केंद्र कहां पर होता है? किसी भी एक क्रिया के अगेंस्ट हम जो दूसरी प्रतिक्रिया देते हैं उस क्रिया को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस? यानी कि हम कोई भी एक क्रिया के प्रति अगेंस्ट जो हमारी दूसरी क्रिया देते हैं उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब इसकी बात करते हैं तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम, तो मस्तिष्क में नहीं होती है, सेरेबेलम में भी नहीं होती, तंत्रिका कोशिका में भी नहीं होती, ये होती प्यारे बच्चों मेरुरज्जु में, इन द स्पाइनल कॉर्ड। यदि हम प्यारे बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र जो प्यारे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम मेरुरज्जु भी कहते हैं। यानी कि अगर हम इसकी उदाहरण की बात करें प्यारे बच्चों, तो गर्म चीज को जब हम छूते हैं तो हमें वो गर्म लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसके रिफ्लेक्स उसके अगेंस्ट अपने एक्शन लेते हैं, यानी कि गर्म चीज से हाथ हम दूर कर लेते हैं। तो क्रियाओं के अगेंस्ट हम जो हमारी खुद की क्रिया जो हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने मेरुरज्जु कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूख और प्यास का अनुभव मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? हमें जब भूख लगती है और हमें जब प्यास लगती है प्यारे बच्चों, तो हमारे मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा हमें उसका कंट्रोल होता है, हमें पता चलता है कि हमें भूख और प्यास लग रही है। प्यारे बच्चों, इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो थैलेमस इसका सही आंसर नहीं है, सेरिब्रम भी नहीं है, मेडुला ओब्लोंगेटा भी सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है बच्चों हमारा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी, भूख और प्यास का अनुभव प्यारे बच्चों हमें हमारे हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मस्तिष्क के चारों ओर की झिल्लियों को क्या कहा जाता है? What are the membranes surrounding our brain? मस्तिष्क के चारों ओर की झिल्लियों को क्या कहा जाता है? प्लूरा नहीं होता प्यारे बच्चों, पेरिकार्डियम भी नहीं होता है और पेरिटोनम भी नहीं होता। मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को प्यारे बच्चों मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस जो प्यारे बच्चों हमारे मस्तिष्क के चारों ओर ये झिल्लियां उपस्थित होती है, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी मेनिंजेस कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है? What are the nerves that carry information to the brain? हमारे शरीर के अंग से प्यारे बच्चों जो सूचना मिलती है उन सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक कौन लेकर जाती है? तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन की यदि हम बात करें तो प्रेरक तंत्रिका बिल्कुल इसका सही आंसर नहीं है, मिश्रित तंत्रिका भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों संवेदी तंत्रिका, जिसे हम सेंसरी नर्व भी कहते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग अंग हमारे मस्तिष्क को अलग अलग मैसेज पहुंचाते हैं और उन मैसेज को पहुंचाने का कार्य करती है हमारी संवेदी तंत्रिका, जिसे हम सेंसरी नर्व भी कहते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं प्यारे बच्चों, तो वह हमारे मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, पॉन्स भी नहीं। इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। हमारी जो मास्टर ग्लैंड होती है जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं वह हमारे हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे सामने, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र किसे माना जाता है? हमारे जितनी भी प्यारे बच्चों हम हमारी मेमोरी होती है उसका जो केंद्र होता है, उसका जो सेंटर होता है, उसे हम किसे कहते हैं? जितनी भी चीजें हम याद रख पाते हैं उसका सेंटर हम किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन बी सेरिब्रम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सेरिब्रम जो था प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें हमारी मेमोरीज में रहती है उनको याद करने का जो होता है उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी सेरिब्रम कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेनिंजाइटिस जो कि एक दिमागी बुखार कहते हैं, जब बुखार दिमाग पे चढ़ जाता है उस रोग को मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो ये एक दिमाग का रोग है। तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम तो हार्ट भी नहीं है, लीवर भी नहीं है, फेफड़े भी नहीं है, यह एक मस्तिष्क का रोग है जिसमें कि दिमागी बुखार भी हम इसे कहते हैं। मेनिंजाइटिस प्यारे बच्चों हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूरॉन का वह भाग जो संदेश प्राप्त करता है। क्वेश्चन है हमारे साथ, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव मैसेज? हमारे अलग अलग अंगों से प्यारे बच्चों जो हमें मैसेज मिलता है वह न्यूरॉन का कौन सा भाग कलेक्ट करता है? प्यारे बच्चों जब इसकी बात करते हैं तो इसका सेंस है प्यारे बच्चों डेंड्राइट, ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों डेंड्राइट जो होता है, न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं प्यारे बच्चों। डेंड्राइट जो होता है वो संदेश प्राप्त करता है, सेल बॉडी जो होती है प्यारे बच्चों उस संदेश को प्रोसेस करता है, और एक्शन जो होता है उस मैसेज को आगे पहुंचाता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन में डेंड्राइट सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला है हमारा ईईजी, बोले तो हम बोलते ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी प्यारे बच्चों, ईसीजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो आप मुझे सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए कि ईसीजी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? प्यारे बच्चों यदि इसके ऑप्शंस की बात करें तो हम हृदय के लिए नहीं करते हैं, वृक्क के लिए भी नहीं करते हैं ईजी, और मांसपेशी के लिए भी नहीं करते, वो करते प्यारे बच्चों मस्तिष्क के लिए। याद रखिएगा आप, ईईजी प्यारे बच्चों का उपयोग हम मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। तो मस्तिष्क ऑप्शन सी, मस्तिष्क या ब्रेन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोमा, कोमा की स्थिति में मस्तिष्क का कौन सा भाग सक्रिय रहता है लेकिन व्यक्ति होश में नहीं रहता है? यदि हम कोमा की बात करें प्यारे बच्चों, जब कोमा वह अवस्था होती है जब उसका ब्रेन का कुछ पार्ट जो होता है वो एक्टिव रहता है पर व्यक्ति कोई भी हलचल नहीं करता प्यारे बच्चों। तो कोमा की स्थिति में मस्तिष्क का कौन सा भाग सक्रिय रहता है लेकिन व्यक्ति होश में नहीं रहता है? प्यारे बच्चों इसकी यदि हम बात करें तो सेरिब्रम नहीं होता है, सेरेबेलम भी नहीं होता है, इसका सेंसर प्यारे बच्चों ब्रेन स्टेम, ऑप्शन बी। कोमा की स्थिति में प्यारे बच्चों जो ब्रेन स्टेम होता है प्यारे बच्चों यह जो होता है सक्रिय होता है, ठीक है। कोमा में व्यक्ति बेहोश हो जाता है लेकिन उसकी ब्रेन स्टेम जो होता है शरीर की जरूरी क्रियाएं चलाती रहती है। तो ब्रेन स्टेम जो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी? हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्टिक नर्व नहीं होती है, वेगस नर्व नहीं होती है, ऑडिटरी नर्व भी नहीं होती है। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका होती है प्यारे बच्चों साइटिक नर्व, याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी जो तंत्रिका होती है प्यारे बच्चों साइटिक नर्व होती है। साइटिक नर्व प्यारे बच्चों शरीर की सबसे लंबी और मोटी तंत्रिका होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी साइटिक नर्व कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला मस्तिष्क के किस भाग के हिस्से हैं? पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला आर पार्ट्स ऑफ विच सेक्शन ऑफ द ब्रेन? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि पोन्स, पेरिबेलम और मेडुला हमारे मस्तिष्क के किस भाग के अंग होते हैं? तो प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हिंड ब्रेन इसका सही आंसर है। पोन्स, सेरिबेलम प्यारे बच्चों हमारे हिंड ब्रेन के तीन भाग होते हैं जिसमें एक तो होता है हमारा पोन्स, दूसरा होता है सेरिबेलम और तीसरा होता है हमारा मेडुला ऑब्लेंगेटा। तो याद रखिएगा पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला हमारे पश्च मस्तिष्क जिसे कि हम हिंड ब्रेन भी कहते हैं उसका हिस्सा या उसका भाग होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी हिंड ब्रेन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब प्यारे बच्चों हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है जिससे संतुलन बिगड़ जाता है?
प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप कि जब शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है, जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस जो मेंटेन होता है वो बैलेंस ठीक से बिगड़ जाता है, बैलेंस ठीक से हो नहीं पाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो सेरिब्रम इसका सही आंसर नहीं है, पॉन्स भी नहीं है, थैलेमस भी नहीं, सेरिबेलम याद रखिएगा। शराब पीने से प्यारे बच्चों मस्तिष्क का जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम भाग जो होता है इसका कार्य होता है बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, संतुलन बनाना। तो प्यारे बच्चों जब भी व्यक्ति शराब पीता है तो उसका सेरिबेलम जो होता है प्यारे बच्चों वह सबसे पहले प्रभावित होता है, जिससे कि हमारी बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी सेरिबेलम कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारी आज की क्लास और होती है। मैं आशा करूंगा कि आज आप सभी प्यारे बच्चे आज के क्वेश्चन भी अच्छे से लिखेंगे, इनका रिवीजन करेंगे और ऐसे ही मन लगाकर आप पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।